आज का हमारा विषय है कि हम कैसे गहरी नींद से बाहर आए। बाहर आ चुके हैं और जाग चुके हैं तो वापस न सोए। तो ये आज के टॉपिक है जिस पर हम अब चर्चा करना शुरू करेंगे। तो आज की चर्चा का विषय जैसा मैंने कहा है कि हम गहरी नींद से बाहर कैसे आए और यदि बाहर आ चुके हैं तो वापस न सोए। ये भगवान महावीर का विशेष संदेश है आचारांग सूत्र के माध्यम से। आज के चर्चा के ये दो मुख्य हमारे सूत्र रहेंगे। जो इमस्य विग्रह स अयम खनित्ति मन्येसी। जो व्यक्ति इस शरीर के वर्तमान क्षण को देखता है वो एक तरह से अप्रमाद का राग द्वेष मुक्त रहने का अभ्यास करता है। उठिए न उपमाइए, जागो मत सो। तो ये खास दो हमारे आज के सूत्र की चर्चा के सूत्र हैं। तो हम अभी वर्तमान में अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 7 बिलियन लोग हैं, पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। इंडिया की है जो है 140 या 50 करोड़ के आसपास, किंतु सारे वर्ल्ड को देखा जाए तो 7 बिलियंस के अराउंड है। सो ये पॉपुलेशन को देखा जाए तो अन्य जीवों की तुलना में इस नंबर को जब विचार किया जाता है तो कहा जाता है कि ये नंबर जो है एक जल की बूंद में जितने जीव होते हैं उसके बराबर भी नहीं है। तो ये जीव जगत कितना विशाल है, कितने जीव इस संसार में है। एक बूंद के बराबर भी अभी वर्तमान में मनुष्य संसार में नहीं है। तो ये जीवों की परिगणना या जीवों के स्वरूप को हम जब चिंतन करते हैं तो लगता है कि हम बहुत एक विकसित प्राणी हैं अन्य जीवों की तुलना में। What about the number of living beings in a निगोद? एक निगोद की अवस्था जिसे कहते हैं, गहरा अंधकार का जो जीवन है उसे वो एक प्रकार से निगोद की दशा है, जो कहना चाहिए कि सबसे प्रिमिटिव स्टेज ऑफ लिविंग बीइंग है, जहां से जीवन का प्रारंभ एक तरह से होता है, जीवन विकसित होना शुरू होता है। वो एक जीरो स्टेट है विकास की हमारी। तो उस निगोद की स्थिति को कहा जाता है शास्त्र में कि वो एक प्रकार से अव्यवहार राशि है ना। वहां से सभी जीवों का आना होता रहता है। कुछ जीव हो सकता है निगोद की अवस्था में ना रहे हो, हमेशा से त्रस की स्थिति में रहे हो, क्योंकि स्थानांक सूत्र का ये भी कहना है कि त्रस और स्थावर इस संसार में हमेशा से पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी मोमेंट में सभी जीव केवल निगोद में ही थे और वहीं से निकल करके आ रहे हैं। कुछ पहले से ही व्यवहार राशि में हैं। सो ये दोनों स्थितियां हैं, पर मोस्ट ऑफ द जीव हो सकता है निगोद से आ रहे हैं। और निगोद एक वो ऐसा घना अंधकारमय कमरा है जिसमें कोई प्रकाश की किरण नहीं है। जीवन पूरा अंधकारमय है। जीव को कुछ पता नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, क्या करना क्या नहीं करना। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ प्रकृति के अधीन है। प्राकृतिक नियमों के अधीन जीवन चल रहा है। उस अवस्था से बाहर आने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, इसका भी जीव को बोध नहीं है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए अज्ञानमयी अंधकारमयी दशा है, जिसमें जीव गहरी नींद में, जिसको कहते हैं कि स्लम्बर स्टेट होती है एक नींद की। मूर्छा इतनी गहरी, नींद इतनी गहरी है जिसमें कि ये व्यक्ति अगर उसको कुछ भी कहा जाए, सुना जाए, सुनाया जाए, कुछ भी बताया जाए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इतनी गहरी नींद होती है।
उसके कान में जूं भी नहीं रेंगती है। सो ये ऐसी अंधकारमयी जो कमरे में एक अगर व्यक्ति है जिसके सामने प्रकाश की कोई किरण नहीं है, बिल्कुल अंधकारमयी जीवन है, वो निगोद की अवस्था कहलाती है। सबसे प्रिमिटिव स्टेज है जीव की। यहाँ पूरा एक तरह से अज्ञान है जीव के अंदर, पूरा तरह से मिथ्यात्व है और वो ये नहीं जानता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो ये भी नहीं समझता है कि उसे करना क्या है इस जीवन में, इस तरह के जीवन में भी क्या कर सकता है वो। तो ये अव्यवहार राशि जिसे कहते हैं और निगोद की अवस्था इसे कहते हैं दूसरे शब्दों में कि निगोद में जीव जो है अनंत काल तक रह जाता है। ऐसा अंधकारमय जीवन उसने जिया है अनंत काल तक। जब उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या है, क्या नहीं है, वो जीव भी है कि ये भी पता नहीं है उसे। तो ये अंधकारमय कमरे से जब वो जीव थोड़ा-सा निकलता है, तो वो व्यवहार राशि में आता है। यानी हमारे इस जगत में जहाँ कि हम एक-दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं या जहाँ क्लासिफ़िकेशन किया जाता है। अव्यवहार राशि का मतलब है वहाँ कोई क्लासिफ़िकेशन नहीं है कि ये इस तरह का जीव है कि ये उस तरह का जीव है। सभी जीव एक ही जैसे दिखाई देते हैं, एक ही तरह से श्वास लेते हैं, एक ही बॉडी के अंदर में सारा कुछ एक बॉडी के अंदर जो कुछ हो रहा है उस बॉडी के थ्रू ही सब जीवों का व्यवहार मतलब जीवन चलता है। यानी उस बॉडी से जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है, उस बॉडी के अंदर पाए जाने वाले अनंत जीव उसी का आहार करते हैं। वो बॉडी जो ब्रीथ करती है वही ब्रीदिंग उनकी ब्रीदिंग होती है। सो उसी की डेथ और उसका जन्म ही उनका जन्म और उनकी डेथ का जो है वो होता है समय होता है। सो इस तरह का जो निगोद का जीवन है, अनंत काल तक मनुष्य, प्राणी, हर प्राणी की बात है। कुछ एक को छोड़ दीजिए बट मोस्टली वो वहीं से आते हैं, अव्यवहार राशि से आते हैं, जहाँ की कोई विभाजन नहीं है, जिस जीवन की कोई यूटिलिटी समझ में नहीं आती है कि वो उस अवस्था में रह करके आखिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वहाँ उस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है उन लोगों के सामने, प्रकृति से प्राकृतिक तरीके से उस अवस्था से जीव बाहर निकलता है। कहा जाता है कि निगोद से वो एक इंद्रिय जब बादर बनता है, ये एक तरह से सूक्ष्म अवस्था है अव्यवहार राशि की। और सूक्ष्म से वो जब बादर यानी स्थूल बनता है, हमारे वर्ल्ड में आता है जिसमें हम एक दूसरे को देखते हैं, पहचानते हैं। ये वनस्पति है कि ये पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है, जीवों की पहचान होती है, जीव कुछ न कुछ उस जीवन में आकर के करना शुरू करते हैं। इस तरह का जो व्यावहारिक जगत है, वो उनके लिए एक तरह से शून्य है, वो व्यवहार जगत से बहुत परे हैं। और ऐसे इस कंडीशन से जब वो बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा-सा उनके जीवन में प्रकाश आना शुरू होता है। और ये प्रकाश उनके जीवन में आता है तो किसी पुरुषार्थ से नहीं, कहा जाता है काल लब्धि से आता है। यानी अनंत काल तक उस दशा में जीव रहने के बाद जब उसका ऐसा कोई आगे का जो है डेस्टिनेशन हायर स्टेज में जाने का अपने आप जब बनता है नेचुरल तरीके से, तब वो बाहर निकलता है उस दशा से, निगोद की दशा से, अव्यवहार राशि से वो व्यवहार राशि यानी इस हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर आता है, जिसमें हम उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो किस तरह का जीव है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ऐसी अवस्था जो है उसकी बनने लगती है, दूसरों के नॉलेज में वो आने लगता है और उससे पहले उस किसी को पता नहीं कि अव्यवहार राशि में वो अनंत काल से कहाँ, किस रूप में रह गया है। तो ये व्यवहार राशि में आने पर उसकी थोड़ी पहचान दुनिया के साथ होती है और वो एक एकेंद्री की अवस्था भी हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी निगोद से निकल कर के जीव पंचेंद्रिय एकेंद्री बनता है और एकेंद्री से फिर आगे की अवस्था उसकी बनती है, तो कभी एकेंद्री बनता है, कभी 2 इंद्री वाला बनता है, कभी 3 इंद्री वाला बनता है, कभी 4 इंद्री वाला बन जाता है। और एक तरह से असंगी पंचेंद्रिय जिसे कहते हैं, जिसमें मानसिक विकास नहीं है, जिसमें माइंड का डेवलपमेंट कुछ नहीं है। इस तरह का वो प्राणी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है इस रूप में या पशु भी बन सकता है, किंतु उसमें मानसिक विकास नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वो जीव जो है अपने जीवन को कुछ नहीं समझ पाता है। जस्ट उसका अभी वर्तमान का जिस तरह का जीवन है, उसको वो जीने का प्रयास करता है, कि उसे खाना है तो क्या खाना है, अपने जीवन की सुरक्षा करना है तो कैसे करना है, अपने बच्चों का पालन-पोषण करना है तो कैसे करना है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य भी हो।
है ना? तो मनुष्य तो चलो पर्याप्त अवस्था में असंगी नहीं होता, संगी रहता है, किंतु उससे पहले जो समूढ़ अवस्था है, उसमें तो उस मनुष्य को कुछ पता भी नहीं रहता है कि क्या हो रहा है उसके जीवन का, क्या उद्देश्य है। सो ऐसी कंडीशन में बस जस्ट अपना व्यवहार, जिसे कहते हैं कि ये भोग योनियाँ कहलाती है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक का तो जीवन भोग योनि है ही। संगी पंचेंद्रिय भी जो है पशु जीवन में जो रह रहे हैं, वो भी एक प्रकार से ज्यादातर भोग योनियाँ हैं, जिसमें कर्मों के फल जीव भोगता है और उससे आगे कुछ सोच नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, उसकी वैसी कंडीशन नहीं होती है कि उसके पास वैसा दिमाग नहीं होता, वैसा पुरुषार्थ करने के लिए जो फिजिकल कंडीशन चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो सोशल सिस्टम चाहिए, जो कल्चरल बैकग्राउंड चाहिए, वो कुछ भी उसे उस कंडीशन में नहीं होता है। तो ये भोग योनियां जस्ट कर्मों के फल भोगती है, उस रूप में उत्पन्न होती है और अपने पुराने जो कर्म है उनका जस्ट फल भोग करती है। तो व्यवहार जगत में आते हैं तो सबसे पहले वो स्थूल एक इंद्रिय जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि एक इंद्रिय का विकास होता है, थोड़ा प्रकाश लाइफ में शुरू होता है ना? जितनी जितनी इंद्रियों का विकास होता है जीव के अंदर, उतना उतना प्रकाश बढ़ता चला जाता है ना, ज्ञान उस चेतना का विकास उसका होता चला जा रहा है। तो ये सबसे पहली स्टेज जब वो निगोद से बाहर निकलता है तो थोड़ा सा उसके ज्ञान का प्रकाश होता है और वो एक तरह से बादर एक इंद्रिय बन जाता है और उस कंडीशन में थोड़ा वो समझना और ज्यादा शुरू कर देता है। दो इंद्रिय होता है तो उसकी दो इंद्रियां विकसित हो गई, तो दो इंद्रियों से उसको चेतना है, उसको ज्ञान होने लगता है, तो थोड़ा विकास चेतना का अधिक हो जाता है। तीन इंद्रिय बनते हैं तो तीन इंद्रियों से उसे प्रकाश होते रहता है। चार इंद्रिय का हो गया या पांच इंद्रिय का हो गया तो उसे पांच इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान उसकी चेतना विकसित होती चली जाती है। और यदि मन का विकास हो गया तो उसकी छह लाइटें हो जाती है उसके जीवन में, कि उसको कम से कम वो थोड़ा मन मानसिक विकास होने से उसके जीवन में और भी प्रकाश बढ़ जाता है। तो थिंकिंग प्रोसेस, मन का विकास एक पशु के अंदर भी हो सकता है, होता है। जो पंचेंद्रिय एनिमल होते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं या अंडे से उत्पन्न होते हैं, वो जीव जो है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, उनके अंदर मानसिक विकास होता है। और जब मन का विकास पशु में होता है और एक मनुष्य में भी होता है, किंतु पशु में दीर्घकालिक सोच नहीं होती है। पास्ट से कुछ सीखना, फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, फ्यूचर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचना, ये पशु के दिमाग में नहीं हो सकता है। उसका दिमाग इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता है कि वो इन सब चीजों को सोच सके, जान सके। किंतु मनुष्य जब बनता है वो प्राणी, है ना, पंचेंद्रिय से वो जब असंगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय बनता है, एनिमल बनता है या मनुष्य बनता है, तो मनुष्य में उसका दिमाग बहुत विकसित हो जाता है और फिर वो उसके जीवन में और प्रकाश बढ़ जाता है कि क्या सोचना है उसको, अपने लाइफ को किस तरह से आगे चलाना है, लाइफ का उसका क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास इस तरह की मन का विकास होता है जिसे कहते हैं दीर्घकालिक की संज्ञा, यानी उसके अंदर इस दीर्घकालिक सोच डेवलप हो जाती है। वो पास्ट के बारे में भी सोच सकता है, प्रेजेंट के बारे में सोच सकता है, फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, अच्छी प्लानिंग कर सकता है, जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। तो ये तभी संभव है जब मन का विकास होता है। तो जब तक मन का विकास नहीं होता, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव जो है वो कुछ सोचने में समर्थ नहीं होते, उनके अंदर थिंकिंग एबिलिटी नहीं आती है। हाँ। बस प्रेजेंट में जो कुछ है उसी को वो थोड़ा सा मैनेज करना Yes, सीख wait. जाते हैं, उनकी चेतना जिस रूप में विकसित है। Yeah. Shreya? No, what is it? रोटी, sorry, हाँ. 1 second. रोटी है. तो पंचेंद्रिय जीव जो है वो थोड़ा जिसके अंदर मन का विकास हो जाता है, वो कुछ सोचने में, समझने में, प्लानिंग करने में बहुत समर्थ हो जाता है। किंतु इतना ही एक धार्मिक के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि उसके पास चिंतन की शक्ति है, वो भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सोच सकता है, अच्छी प्लानिंग कर सकता है, पास्ट से लर्न कर सकता है, फ्यूचर को बेटर बना सकता है, इतना ही सफिशियंट नहीं है। जागने के लिए जरूरी क्या है कि उसे अपना जीवन का उद्देश्य भी समझ में आना चाहिए, वो भी अल्टीमेट जो उसका गोल है, उसकी जो अपनी वास्तविकता है। ये हम मन से जो सोच रहे हैं अपने जीवन को कैसे बेटर बनाना वगैरह, ये सब चीजें तो मायना रखती है, किंतु इनका ज्यादा संबंध हमारे इस व्यवहार जगत के साथ में है।
आध्यात्मिक जगत के लिए ज़रूरी है, आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लें। हाँ, सो मीनिंग ऑफ लाइफ लाइफ बिकम्स क्लियर विद द डेवलपमेंट ऑफ राइट वर्ल्ड व्यू। और उसके लिए हमें किस तरह की चेतना का विकास करना है। केवल मानसिक चेतना का विकास हो जाने से या मन का विकास हो जाना पर्याप्त नहीं है। जब तक हमारे अंदर सम्यक दर्शन का विकास नहीं होता, तब तक हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होता है, उसका विकास प्रारंभ नहीं होता है। और इसीलिए कहा जाता है सम्यक दर्शन जो है वो मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। उस सीढ़ी पर पैर पड़े बिना हम आगे का यात्रा तो जर्नी तो शुरू कर ही नहीं सकते। वो फर्स्ट स्टेप है। उस स्टेप पर हम जब तक नहीं चढ़ना शुरू करते हैं या वो स्टेप हमारे अंदर नहीं आता है, तब तक नेक्स्ट स्टेप को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कहा जाता है कि जीवन को समझने के लिए मानसिक चेतना तो विकसित होनी ही चाहिए, किंतु साथ-साथ में हमारा सम्यक दर्शन भी विकसित होना चाहिए। उससे हमें जीवन के वो उच्च उद्देश्य, उच्च जो मूल्य हैं, उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। उस उनको जीने का एक संकल्प हमारे अंदर पैदा होता है। संकल्प के अनुसार चलने का हमारे अंदर साहस पैदा होता है। तो ये चेतना विकसित होती है सम्यक दर्शन के साथ। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या है कि हम अपने आप को जान लें। हम कौन हैं, हमारी वास्तविकता को हम समझ लें। what is our own reality, what is on our own real identity। ये जब हमको समझ में आ जाए, और वो क्या है, आई एम ए सोल एंड नॉट ए बॉडी। तो ये बात जब स्पष्ट हो जाती है तो हमारे जीवन व्यवहार में बहुत कुछ स्वतः इस समझ से ही परिवर्तन हो जाता है। सम्यक दर्शन आने से ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। बाहर के जगत के साथ हमारे संबंध की सीमा हमें समझ में आने लगती है। उनको किस तरह से जीना चाहिए सही ढंग से, वो हमें समझ में आने लगता है। तो ये सम्यक दर्शन बहुत आवश्यक है कि हम इसको ये हमारे अंदर आए। और इसके लिए उस जो स्लम्बर स्टेट है, केवल उस नींद निगोद के अवस्था में, जो हमारी नींद की अवस्था थी, नींद यानी अज्ञान जो था और मिथ्यात्व था, उससे हमें बाहर आना बहुत आवश्यक है। और हम बाहर आ चुके हैं। हम उस अवस्था से बहुत बाहर आ चुके हैं और बहुत विकसित हो चुके हैं। तो उस विकास की यात्रा को कहीं रुकना भी नहीं चाहिए। और वो विकास की यात्रा में हमें ये आगे का स्टेप हमें क्या लेना है। हमें जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, हमें जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है, जीवन का महत्व समझ में आ जाता है, शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध हो जाता है। और तब हमें ये भी समझ में आने लगता है कि ये मेरा वर्तमान का जो जीवन है, वो किस तरह से चल रहा है। क्या ऐसी दूसरी पावर्स है जिसका इफेक्ट मेरे ऊपर हो रहा है। और वो समझने लगता है कि हम तो कई बार मतलब ज्योतिषियों के पास जाकर के ये देखने की कोशिश, जानने की कोशिश करते हैं कि किस ग्रह का किस तरह का प्रभाव हो रहा है। किंतु सबसे बड़ा ग्रह का प्रभाव किस आधार पे होता है, हमारे कर्मों के आधार पे होता है। ग्रह और कुछ नहीं बताते हैं। हमने पास्ट में क्या कब कब किस क्या किया, उसका फल इस जीवन में कब कब किस किस रूप में आना है, वो ग्रहों की पोजीशन से एक एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशन करके समझा बता सकता है अच्छी तरह से, अगर उसे सही उन ग्रहों के प्लैनेट्स की सिचुएशन का पता है। तो प्लैनेट्स की पोजीशन वो इंडिकेशन है हमारे पास्ट लाइफ का, है ना? वो एक रिफ्लेक्शन है एक प्रकार से, कि जिससे हम देख सकते हैं, एक मिरर है कि हम पास्ट में हमने क्या कुछ किया जिसका रिजल्ट वर्तमान में कहाँ, कब, कैसे, किस रूप में आना है। ये हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी से भी जान सकते हैं। तो जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, तब ये समझने लगता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। किंतु मेरा शरीर के साथ संबंध कैसे हो गया? इस बात को जब वो उसका एनालिसिस करता है, तो उसे समझ में लगता आता है कि आई एम बाउंड बाय कर्मस। मैं कर्मों की एक सांकल से बंधा हुआ। और जब तक कर्म की ये सांकल मेरे साथ में रहेगी, तब तक इस शरीर के साथ भी मेरा संबंध हमेशा बना रहेगा। और जब शरीर रहेगा तो शरीर के से जुड़े हुए कर्म भी करने पड़ सकते हैं। शरीर के पीछे जो कुछ हमें करना हो पड़ता है, वो भी हम उसके लिए हम बाउंड हो जाते हैं। तो वो ये समझने लगता है कि ये कर्म के कारण से ये सारा हमारा जो भौतिक जगत के साथ, इस व्यवहार जगत के साथ और इस शरीर के साथ जो हमारे संबंध है, उसका मूल कारण कर्म है। और कर्म जो है वो किस तरह से आ रहे हैं, किस किस कारण से आ रहे हैं, तो उसे ये भी वो एनालिसिस करता है कि कर्म का संबंध भी कैसे मेरे साथ में हुआ है।
तो वो ये जानता है कि ये 5 ऐसे कारण हैं मेरे साथ में। रॉन्ग जिसको कहते हैं रॉन्ग व्यू, मिथ्यात्व, मटेरियल डिज़ायर्स, अविरति, अनअवेयरनेस और लेज़ीनेस, प्रमाद, पेशेंस, प्र कषाय और एक्टिविटीज़, शारीरिक, मानसिक और वाचिक हमारी जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, हम चाहे कितना ही अच्छे उद्देश्य से उनको कर रहे हैं और आवश्यकता से कर रहे हैं, परंतु उन सब से भी कर्म का बंधन निरंतर होता रहता है। तो उसे ये समझ में आ जाता कि ये 5 इस तरह के आश्रव हैं, मेरी अपनी आत्मा रूपी नौका में ये 5 ऐसे छेद हैं, जिससे निरंतर कर्मों के का जो जल है वो एंटर कर रहा है। और वो कार्मिक फ्लो एंटर करने के कारण से मैं निरंतर इस शरीर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और उसकी आवश्यकता को ही अपनी आवश्यकता समझ बैठा हूँ। तो आवश्यकता क्या है फिर? सो इट इज टाइम टू मेक सिंसियर एफर्ट्स एंड नॉट टू स्लीप अगेन। जब हमें ये बात समझ में आ गई है कि हम कर्मों से बंधे हुए हैं और कर्मों को तोड़ना हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य है, तो फिर व्यक्ति को इस जब गहरी नींद यानी निगोद की अवस्था से वो गहरी नींद से जब बाहर आ चुका है, तो गहरी नींद में जब हम निगोद में तब कहा जाता है कि हम सोए हुए थे। और जब हम मनुष्य बन गए, इतनी जर्नी पार करके मनुष्य बन गए, तो कहा जाता है कि आप बैठ गए। अब सोए नहीं, अब आप बैठ गए हैं। और अगर आपने रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट हो गया है, आप उस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस तरफ डिवोट करना शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब आप रिलीजियस बन गए हैं, आप खड़े हो गए। तो कहा जाता है कि सोने वाले का भाग्य भी सो जाता है, बैठने वाले का भाग्य भी बैठ जाता है और खड़े होने का वाला का भाग्य भी खड़ा हो जाता है और जो चलने लगता है तो उसका भाग्य भी चलने लग जाता है। सो इसी तरह से हमें ये समझना है कि हम अब रिलीजियस भी बन चुके हैं। रिलीजन में हमारी बहुत इंटरेस्ट भी क्रिएट हो चुका है। हम उन सब स्पिरिचुअल चीज़ों को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, जीवन को उस तरह से जीने का भी प्रयास कर रहे हैं। किंतु ये अब जीना जो हमारा एक संकल्प था और उस संकल्प के साथ हमने जो शुरुआत की है, पुरुषार्थ भी प्रारंभ कर दिया है, उसको कहीं अब वापस भूलना नहीं है। उसको इस जीवन में ही नहीं, आगे से आगे वो हमारी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, कहीं भी उसमें ब्रेकिंग नहीं आनी चाहिए, कहीं भी वो स्लो नहीं होना, स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्पीड हमारी कैसे बढ़ती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इस विषय में अब वर्तमान में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारा आगे का जीवन इससे बेटर हो, हमारा एफर्ट और ज़्यादा तीव्र हो, हमारी स्पीड और ज़्यादा बढ़े और हम अब तक जो कुछ जान पाए, समझ पाए, उससे आगे की स्टेज हमारी बननी चाहिए। उसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है और निरंतर जागृत रहने की आवश्यकता है। बट हम भूल जाते हैं कुछ समय के बाद और भूलने का कारण क्या हो जाता है? या तो हमारी दूसरी ये जो सारी प्रायोरिटीज़ है, 5 जो कारण बताए कर्म बंधन के, उनमें से कोई किसी में हम उलझ जाते हैं और उससे वापस हम कर्मों के बंधन से फिर जकड़ जाते हैं। और भूलने के लिए एक कारण बताया जाता है कि जब लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो इससे भी जो है मेमोरी लॉस होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से हमारे अंदर कफ पैदा होता है और कफ की स्पेलिंग गलत भी हो सकती है। सो कफ पैदा हो सकता है और कफ के कारण से मेमोरी लॉस होता है। और यहाँ तो हमने देखा लोगों को बड़ा, इंडियंस और जैन का नेचर ऐसा है या नहीं है मुझे मालूम नहीं पूरा, परंतु विदेश में जब भी हम ट्रेवल करते हैं इधर में या फ्लाइट्स में, तो विदेशियों को देखते हैं इतनी ठंडा मौसम है, अंदर में एयर कंडीशन चल रहा है, उसके बाद भी ठंडे इतने कोल्ड ड्रिंक्स और उसमें फिर और बर्फ डाल डाल करके ऐड कर करके पीते हैं। सो इतना जो ठंडा पीते हैं उससे कफ पैदा होता है और कफ से मेमोरी लॉस होता है। तो ये हमें पहले खान-पीन के प्रति भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी मेमोरी लॉस का कारण हमारी गड़बड़ खान-पान तो नहीं है, हमारी लाइफ़स्टाइल तो नहीं है, उस पर भी हम विचार करें। और किसी चीज़ को हम याद रखते हैं और फिर किसी कारण से हम भूल जाते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं है जितना अपने अस्तित्व को भूल जाना है। इस जीवन में हमने अपने अस्तित्व को समझ लिया है, शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझ लिया है और उसके हिसाब से अपने जीवन शैली को अपन ने बदल लिया है, अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया है और बहुत कुछ ऐसा हम करना शुरू कर दिया है जो हमारी आत्मा के लिए हितकारी, कल्याणकारी है, वर्तमान और भविष्य दोनों को बेटर बनाने वाली है। उन सब चीज़ों को हमने अभी फॉलो करना भी शुरू कर दिया है
और अगर हम बीच में कोई ऐसा प्रमाद हो फिर वापस न जाग जाए, जिससे कि हम ये भूल जाए कि हम कौन थे, क्या थे और क्या करना है था हमें अपनी लाइफ में, हमने क्या सोचा था। तो ऐसी विस्मृति ना हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो किस तरह से हम सतत भीतर से जागरूक बन सकते हैं, जागृत हो सकते हैं, अप्रमत्त बन सकते हैं। अप्रमत्त बनने का मतलब है कि निरंतर कंटीन्यूअस कांस्टेंट एफर्ट करना फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये जब हमारे अंदर पैदा होने लग जाए, तो उसके लिए ये पैदा कैसे हो सकता है? हम वापस उस तरह की गहरी नींद में कहीं ना चले जाएँ। कहा जाता है कि अगर मनुष्य सही आचरण को नहीं रखता है, तो इस हायर स्टेज में आने के बाद भी वो वापस एक इंद्रिय बन सकता है ना? वो सूक्ष्म निगोद में अव्यवहार राशि में तो नहीं जाएगा, परंतु वो बादर निगोद की अवस्था में भी जा सकता है वापस। इवन 14 पूर्वधर जो होते हैं, वो भी निगोद में जा सकते हैं, वो भी नरक में जा सकते हैं। तो थोड़ी-सी भी अगर असावधानी हो जाती है, थोड़ी-सी भी अपनी स्वयं की विस्मृति हो जाती है, धर्म के इस मार्ग से हम भटक जाते हैं, तो हमारी दशा पुनः वैसी ज़ीरो स्टेज बन जाता है वापस। और फिर वापस ज़ीरो स्टेज से हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता है कि हम इस स्लंबर से बाहर निकल चुके हैं, तो वापस इस स्लंबर में ना जाएँ। हम अपने बारे में जाग चुके हैं, हमारी पूरी अभी वर्तमान में अपने बारे में पूरी स्मृति है, जागरूकता है, वो वापस विस्मृति में बदले नहीं, हम पुनः वापस उसे भूल ना जाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम क्या ऐसा प्रयत्न करें, क्या ऐसा पुरुषार्थ करें? तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत ही सुंदर समाधान दिया और बहुत ही सिंपल समाधान है। इसमें मनुष्य को कुछ भी एफर्ट करने की खास ज़रूरत नहीं है, ना कोई काम छोड़ने की ज़रूरत है, ना खाना छोड़ने की ज़रूरत है, ना मेडिटेशन करने की कुछ करने की ज़रूरत है, किंतु जस्ट अपने शरीर को देखने की आवश्यकता है। सो परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंट फंक्शंस ऑफ फिजिकल एंड कार्मिक बॉडी इज द बेस्ट रेमेडी टू कम आउट ऑफ द स्लम्बर। हम अगर स्लम्बर में उस वापस डीप स्लीप में नहीं जाना चाहते, उस निगोद की अवस्था में नहीं जाना चाहते या अन्य लोअर स्टेज में योनियों में नहीं जाना चाहते, तो आवश्यकता है कि हम अपने को अप्रमत्त बनाएं और अप्रमाद की स्थिति क्रिएट करने के लिए हमारी अपनी जो बॉडी है, उसको ही केवल पर्सीव करना सीख जाए। उस हार्ट किस तरह से बीट कर रहा है, लंग्स किस तरह से काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, नर्व्स किस तरह से फंक्शन कर रही है, सेल्स, टिश्यूज, बोन्स, मसल्स ये किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। अगर इनको ही हम परसीव करना सीख जाए, तो हमारे अंदर धीरे धीरे वो अप्रमाद की स्टेज बनने लग जाती है और व्यक्ति फिर अपने अस्तित्व को कभी जल्दी से भूल नहीं पाता है। सो ये परसेप्शन ऑफ बॉडी है, इसके साथ साथ जैसे जैसे हम परसीव करते हैं, तो साथ में हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, वाइटल बॉडी है, उस वाइटल बॉडी को भी हम देखने लग जाते हैं। और साथ में कार्मिक बॉडी है, उसके इम्प्रेशन को देखने लग जाते हैं कि किस तरह से कर्म शरीर के क्या-क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भीतर में किस तरह से कार्मिक बॉडी जो है एक्टिव होती है, वो किस तरह से अपना जो प्रभाव है वो एक्सर्ट करती है, किस तरह से हमारी चेतना पर प्रभाव डालती है और उसका फिर किस तरह से हमारा फिजिकल लेवल पर एक्शन और रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से हमारी ग्लैंड से सिक्रेशन करती है, हार्मोन्स रिलीज़ करती है, तो ये चीज़ें भी हम देखने लग जाते हैं। और जैसे-जैसे हम बॉडी परसेप्शन करते हैं, तो कभी-कभी किसी को ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड उसका फ्लो बराबर नहीं हो रहा है। उसके कारण से भी बॉडी जो है पैरालाइज़्ड कंडीशन में आ जाती है। सो अगर ब्लड का फ्लो बॉडी के किसी पार्ट में कम है, हम जब परसेप्शन करने लग जाते हैं बॉडी के, हर पार्ट को देखने लगते हैं और उस पार्ट को भी जहाँ की ब्लड का फ्लो कम है, उस पार्ट को भी अगर हम देख रहे हैं, तो ब्लड का फ्लो अपने आप उस तरफ होने लग जाता है। वाइटल बॉडी का फ्लो उस तरफ होने लग जाता है और वो पार्ट अगर पैरालाइज्ड होने वाला है, तो वो वापस जो है री एनर्जाइज्ड हो जाता है और पैरालिसिस की प्रॉब्लम जल्दी से नहीं होती है। सो ये बॉडी परसेप्शन से कई तरह के फिजिकल बेनिफिट भी है कि हम ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रख सकते हैं। हमारे जो हार्मोन्स है, वो अगर एग्रेसिव है हार्मोन्स है, तो हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं और एक्सेस अगर कोई हार्मोन्स हो रहा है, तो उसको भी बैलेंस्ड भी बना सकते हैं। इन्फ्लेमेशन और पेन अगर बॉडी में है, तो वो भी रिलीज़ हो सकता है। और
कई तरह के पावरफुल जो सिक्रेशन, जैसे योगी लोग जिसका जिनको अनुभव करते हैं, और खेचरी मुद्रा, जैसे यहाँ पर एक मुद्रा आपको दिखा रखी, खेचरी मुद्रा, जिसमें कि जीभ को उलट करके तालू की तरफ ले जाया जाता है, गले के बिल्कुल उस जो जिसको गले का जो होल है उस ऊपर की तरफ, उस तरफ गले जीभ को ले जा करके ब्रेन से 4 बजे जो ब्रह्म बेला में जो सिक्रेशन होता है सेराटोनिन का, उस स्राव का वो जो पान करते हैं उसे अमृत वो कहा जाता है। और उसका पान करने से इतनी बॉडी में एनर्जी आ जाती है कि फूड या और कोई चीज की जरूरत ही नहीं होती है, ना कोई जल्दी से मेडिसिन की आवश्यकता होती है। सो इस तरह के जो हमारी बॉडी के अंदर रसायन है, सिक्रेशंस होते हैं, जो कि बड़े पावरफुल है, बहुत एनर्जेटिक है, बॉडी को बहुत एनर्जेटिक बनाए रखते हैं, हेल्दी बनाए रखते हैं, और स्पिरिचुअल जो है ग्रोथ में जिनका बड़ा रोल होता है। सो ऐसी सिक्रेशंस भी आप हम जब बॉडी परसेप्शन करना शुरू करते हैं और नियमित रूप से, रेगुलर रूप से करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सब चीजें भी हमारे अनुभव में, हमारे एक्सपीरियंस में आती है और उसका बेनिफिट भी हमको मिलता है। सो ये परसेप्शन ऑफ बॉडी जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपको समझना है। और जैसे जैसे हम इस प्रेजेंट में, यानी जो कुछ बॉडी में प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में कुछ हुआ उसको याद नहीं करने की जरूरत है, फ्यूचर में का कोई भय अंदर में नहीं रखने की आवश्यकता। वर्तमान में जो कुछ बॉडी के अंदर हो रहा है, चाहे कोई पेन है तो उसे भी देखे, कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसे भी देखे, कोई सर्जरी हुई तो उस पार्ट को भी परसीव करे, और बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है उस फंक्शन को भी देखे। बट एट प्रेजेंट में बॉडी में जो कुछ हो रहा है उसे जस्ट न्यूट्रल होकर के देखने की कोशिश करें। तो आप अनुभव करेंगे कि आप स्वतः ही अप्रमत्त बनते जा रहे हैं, राग द्वेष मुक्त होते चले जा रहे हैं, और आंतरिक जो अवेयरनेस है वो बढ़ती चली जा रही है, और आंतरिक जो शक्तियां है वो उसका भी अनुभव होना शुरू हो जाता है। सो कहा जाता है, इन परसेप्शन ऑफ बॉडी वी नीड नॉट टू सी शेप और ब्यूटी ऑफ द बॉडी, we have to see what is happening in the body in the given moment. Until we practice it, we cannot understand the words of Mahavir. उठिए नौ कमाई, भगवान ने जो कहा है कि अब उठो, जागो और प्रमाद मत करो। तो अब जब जाग चुके हो तो अब वापस सो मत। ये जो उनके वर्ड्स कहने का सेंस है वो यही है कि हमें अब प्रमाद नहीं करना है, सतत जागरूक रहना है, अप्रमत्त रहना है। और अप्रमत्तता, इनर अवेयरनेस हमारी कंटिन्यूअस और कांस्टेंट कैसे बनी रहे, उसके लिए हम परसेप्शन ऑफ बॉडी का कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल चीज बताई है ना। सो आप ये देखिए, प्रेक्षा ध्यान में जो जितने भी स्टेप्स बताए, लोग ये सोचते हैं कि प्रेक्षा ध्यान एक सिंपल मेडिटेशन है, हम माइंड को जो है पीसफुल हो जाता है, बॉडी जो है रिलैक्स्ड हो जाती है। बट नो, आचार्य श्री ने ये सारे स्टेप्स केवल इसके लिए नहीं, बल्कि अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, जो स्लम्बर है उससे बाहर आने के लिए, ये सारे महत्वपूर्ण प्रयोग हमको ध्यान के दिए हैं। हम किसी एक भी प्रयोग पर अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस पर आस्था करते हैं, और उसको निरंतर नियमित रूप से हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बेनिफिट हमको अपने आप ही स्वतः मिलते रहते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ में आज की इस वक्तव्य को मैं यही संपन्न कर रही हूँ। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। और चूंकि परसेप्शन ऑफ बॉडी क्या है, इसको भी आज प्रैक्टिस करना है अपने को, तो उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन है 5 मिनट के बाद में हम उस प्रयोग को भी करेंगे। सो अनम्यूट है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद हम फिर वंदना, प्रयोग को शुरू करेंगे। जब जीव निगोज से आता है हम्म, तो उस समय तो उसको, जब तक अगर सम्यक दर्शन है तो बात अलग है, नहीं तो उसको तो ज्ञान ही नहीं है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। हम्म, तो उसमें उस निगोद के जीव का तो कोई मतलब इसमें कार्य ही नहीं होता है। ये तो कार्मिक पार्टिकल अगर उसके साथ गलत दिशा से लग गए तो वो उसके कर्म उल्टे हो जाते हैं। तो ये तो है कि निगोद से निकलने के बाद में जीव अगर उच्च दशा में नहीं जा रहा है, अभी निम्न दशा में ही है, तो धीरे धीरे एक एक सिद्धांत भी है, उसको कहते हैं गिरी सरिद ग्राव घोलना न्याय बोला जाता है फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में, है ना। गिरी का मतलब होता है पर्वत, सरित का मतलब होता है पर्वत पर बहने वाली नदी, ठीक ना, पर्वत से निकलने वाली नदी।
और गिरी सरित ग्राव, ग्राव मीन्स पत्थर। कोई नदी जो है पर्वत से निकल रही है, पर्वत को तोड़ करके बहती है या पर्वत से फ्लो करती है, तो वो क्या करती है कि पर्वत को भी तोड़ती चली जाती है। उसके पत्थर उसके अंदर टूट 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 करके गिरने लग जाते हैं, और वो पत्थर जब पानी की फ्लो के साथ आगे से आगे जाता है तो वो जगह जगह टकराते हुए बहुत स्मूथ हो जाता है अपने आप ही। तो वैसे ही निगोद की स्थिति है। निगोद में जीव कुछ नहीं जानता, कुछ एफर्ट नहीं कर सकता, उसके पास ज्ञान भी नहीं है, मिथ्यात्व है वो उस दशा में, और ज्ञान का भी अभाव है, इंद्रियों का भी उस रूप में विकास नहीं है, और वो बिल्कुल एकदम, इसको कहते हैं गहरी नींद की अवस्था है, वो स्लम्बर स्टेट है जीव की। तो उस स्टेट में वो जागा हुआ भी नहीं है किसी तरह से, तो वो अपनी ओर से कुछ पुरुषार्थ नहीं करेगा। अब जो कुछ है वो नेचर करेगी। इतने समय तक वो उस अवस्था में जब रहते 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 कहीं उसके कर्म पार्टिकल्स समय के साथ अलग होते 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 वो अपने आप ही स्मूथ हो जाता है, यानी उस अवस्था से बाहर हायर स्टेज में आने के योग्य बन जाता है। तो वो एकेंद्री में भी आ सकता है, और फिर एकेंद्री से कोई आगे उसका विकास हो जाए तो पंचेंद्री, जैसे मरुदेवा माता का, वो निगोद से निकल करके केले के जीव एकेंद्रीय की अवस्था में आई, और वहां उन्होंने क्या है कि एक बेर का पेड़ था और उसके बेर के पेड़ में कांटे होते हैं, तो केले का जीव थे, केले का पत्ता था, और वो बेर का जो पेड़ था वो भी उस केले के पेड़ से बार बार टकराता था, तो कांटों की बहुत चुभन होती रहती थी। तो मरुदेवा माता का जीव उस चुभन को सहन करता रहता था, उससे उसके कर्म, उनके कर्म इतने कम हो गए कि वो सीधी भगवान ऋषभ की माता बन गई, और उनसे पहले मोक्ष चली गई बिना कुछ किए, है ना। सो कभी कभी जीव के साथ ऐसे भी हो जाता है कि नेचुरल उसकी इस प्योरिफिकेशन की प्रोसेस उसके हो जाती है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं मनुष्य बन गए। अब जैसे शास्त्र कहता है कि 14 पूर्वधर्मी, है ना, 14 पूर्वों का जिनको ज्ञान हो गया, इतना बड़ा सम्यक दृष्टि जीव, वो भी नरक में चला जाता, निगोद में भी चला जाता वापस, अपनी मिस्टेक से, अपने प्रमाद से, ठीक है ना। ऐसी कोई गलती करता है जिससे कि उसकी वो अवस्था हो सकती है। तो इतना विकसित नहीं, वो 14 पूर्वधर जैसा व्यक्ति, मतलब बड़ा से बड़ा जो आइंस्टीन का ब्रेन है उससे भी बड़ा ब्रेन है वो उसकी भी ये दशा हो सकती है प्रमाद के कारण। तो प्रमाद है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है, विकास कर लेता है, किंतु थोड़ा सा प्रमाद अगर कर देता है तो उसका दंड बहुत बड़ा मिल सकता है कभी कभी। एक बार जीव को ज्ञान हो गया तो ठीक है बंदा नहीं, है ज्ञान होने के बाद तो आदमी अपनी दिशा बदल सकता है, नहीं लेकिन अगर मैं, ज्ञान नहीं है तो अपनी दशा नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही बात है, परंतु एकेंद्री का विकास हो गया तो चेतना कुछ आगे बढ़ जाती है। आप सूक्ष्म से स्थूल में आए तो थोड़ा चेतना का विकास हो गया है, फिर आगे की स्थितियां कुछ कुछ ये भोग योनियां हैं जिसमें कर्मों के फल आप भोगते भोगते अपने आप स्मूथ होते चले जाते हैं, क्योंकि ये जीव तो ज्यादा कुछ अपने ओर से नहीं करते ना। आज मनुष्य को देखो, कितने विकसित देश कहलाते, अमेरिका कहलाता है या अन्य देश कहलाते, क्या आपस में लड़ रहे हैं, किस तरह से युद्ध कर रहे हैं, ये क्या विकास है। इससे तो बेचारे वो एकेंद्रीय से लेकर असंख्य पंचेंद्रीय जीव ज्यादा अच्छे, वो इस तरह का तो विनाश नहीं करते हैं, है ना। वो अज्ञानी अच्छे इस मामले में, तो ऐसे ज्ञानियों की तुलना में, तो ऐसे विकसित देशों की तुलना में। सो कहने का, हाँ, तो ये ऐसे जीव कहाँ जाएंगे, आप ये बताइए, मृत्यु के बाद इनकी क्या दशा होनी है। ये विकसित दिमाग है कहने के लिए, परंतु इन दिमागों का होना क्या है, तो वैसी बात है। हाँ। एक क्वेश्चन है कि जो निगोद के जीव है उसको हम्म। निगोद में निकलने के बाद में क्रमिक विकास होता है, एक इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 14 नहीं, वो इंद्रिय, सीधा भी हो सकता ये कुछ जरूरी नहीं, जैसा मैंने अभी आपको ये मरुदेवा माता का मरुदेवी एग्जाम्पल माता दिया, का वो निगोद से एक इंद्रिय बनी, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय बनी, और उसी जन्म में मोक्ष चली गई, और अच्छा कुछ एक किया इंद्रिय। भी नहीं, उपवास भी नहीं किया अपने लाइफ में एक भी। हम्म, तो उनके नेचुरल, उनका अपने कर्मों का क्षय हो गया, और इतने कम कर्म थे कि थोड़ा सा बस सोचा कि लो, ऋषभ के प्रति मेरा तो इतना मोह, ऋषभ तो इतना निर्मोही है, तो मैं क्यों राग करती हूँ इतना, इतना सा हल्का से चिंतन से उनके सारे बंधन जो बाकी थे वो भी टूट गए। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, हम जो डार्विन का, इसलिए हम डार्विन के कंसेप्ट को नहीं मानते कि जीव का इस तरह से कोई क्रमिक विकास नहीं होता है। कभी वो एब्रप्टली होता है कि वो एक इंद्रिय से सीधा पंचेंद्रिय बन गया, पंचेंद्रिय से सीधा सिद्ध हो गया, और कभी ये होता है कि वो सूक्ष्म से एक स्थूल में आता है, स्थूल से एक इंद्रिय, एक इंद्रिय से द्विंद्रिय, द्विंद्रिय से त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय,
डिपेंड करेगा कि उसके कर्म किस तरह के हैं, उसका पुरुषार्थ कितना है ना? नेचुरल प्रोसेस से भी अगर उसका प्यूरिफिकेशन होता है तो कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, तो उस हिसाब से उसका आगे का विकास होगा। ठीक है। और समझिए एक बात और है कि जो आप बोलते हैं कि 14 पूर्वोत्तर भी निगोद में जा सकता है, तो यस। उसमें जो पुण्य वगैरह किया था पूरी लाइफ में, उसका क्या वो सब नलीफाई हो जाता है? उसका क्या होगा? नलीफाई कुछ नहीं होगा, पुरुषार्थ कभी किसी का निष्फल नहीं जाता है, परंतु ये अपने को मालूम है कि आयुष्य जीवन में एक ही बार बंधता है, नहीं? बरोबर। तो वो उस मोमेंट में कोई उनको वो प्रमाद का उनका क्षण होगा जिसके कारण से उनकी गति वो हो गई, पर उनका ज्ञान जो इतना विकसित है तो नेक्स्ट में जब भी जन्म होगा तो उनका ज्ञान इतना विकसित होगा। साथ-साथ में उन्होंने जो भी धर्म किया, साधना की, जो भी निर्जरा उसका लाभ वो भी उसको उनको मिलेगा। तो वो निष्फल नहीं जाएगा, परंतु आयुष्य का क्षण अपने को पता नहीं होता है कि कब आ गया। बरोबर। और वो प्रमाद का अगर क्षण है, उस समय कोई हम प्रमाद कर रहे हैं, कोई नेगेटिव बात दिमाग में चल रही है, कुछ नेगेटिव सोच चल रही है या कुछ नेगेटिव एक्शन में हम हैं, मूड में हैं और वो ये हमारे आयु का क्षण का हो सकता है, तो गति बिगड़ सकती है। बरोबर। वंदा में वो कम समय में बाहर निकल सकता है निगोद में से, इतना ज्ञान है तो। हाँ, निकल सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। उसने कोई ऐसा प्रमाद किया जिससे वो दशा हो गई है, तो जल्दी भी निकल सकता है। मिनिमम टाइम अंतर मुहूर्त का माना जाता है संभवतः। सो उसमें भी वो बाहर आ सकता है। लेकिन उसमें समझिए ऐसा कहते हैं, जब भी कोई हुँ? जीव मुक्त होता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, उस टाइम पे एक जीव निगोद का निकल के व्यवहार राशि में आता है, अव्यवहार राशि में से। सही बात है। वो बात सही है। परंतु अब वो उसमें उनका नंबर आएगा ये कहना मुश्किल है। बरोबर। उनका टाइमिंग समीर उस जी, उनका लेकिन टाइमिंग वो तो वहाँ है। अव्यवहार अव्यवहार राशि वाले व्यवहार हैं, में आएगा, वो लेकिन तो व्यवहार अव्यवहार वाले हैं, वो बाद तो में एक बार ऊपर होता है। कैसे आता है? सॉरी समीर जी, हाँ, बोलिए। जब समीर जी जब हम मेडिटेशन करते हैं और कंपन का अनुभव करते हैं, यस। उसको वाइटल एनर्जी और वाइटल फ्लो से कई लिंक है? यस, आप कह सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में वो फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है, इससे भी हमारी बॉडी जो है एक्टिव रहती है ना और फंक्शन कर रही है ना, एनी टाइम फंक्शन कर रही जी है आपकी हर सेल। आप तो मेडिकल साइंस के आप डॉक्टर है स्वयं ही ना, सो मेडिकल साइंस में आप जानते ही है कि हर सेल का अपना वही फंक्शन है जो पूरी बॉडी का फंक्शन है और वो फंक्शन को करने के लिए वाइटल एनर्जी का फ्लो हर पार्ट में होना भी जरूरी है, कॉन्शियसनेस का वर्क करना भी उतना ही जरूरी है। तो ये सब चीजें साइमल्टेनियसली चलती है और इसीलिए आप जब भी परसेप्शन ऑफ बॉडी स्टार्ट करेंगे तो अंदर से आपको वो ये सारे वाइब्रेशंस अनुभव में आएंगे, सेंसेशन, वाइब्रेशंस, फंक्शंस बॉडी के। और धीरे धीरे चेतना जब सूक्ष्म होती है तो कर्म शरीर किस तरह से अंदर में फंक्शन कर रहा है वो फंक्शन भी पकड़ में आ सकता है। वाह। वंदा में समणी जी, आपने बताया 7 बिलियंस population is nothing comparison to a drop of water। वाटर। यस। मैंने आपका 5 मिनट्स का बिगिनिंग में लेक्चर भी मिस किया था, तो प्लीज समझाइए। यस, तो ये जैन धर्म के अनुसार वनस्पति काय जिसको कि हम ये निगोद जिसे कहते हैं या साधारण वनस्पति, तो इसमें केवल एक शरीर के अंदर अनंत जीव होते हैं, बाकी सभी अन्य सारे जीवों की जो कैटेगरीज है उसमें असंख्य असंख्य जीव होते हैं। और पानी, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये केवल असंख्य जीव टोटल में भी असंख्य है, किंतु इनके एक बूंद में भी असंख्य जीव है। सो जैन धर्म के अनुसार एक बूंद में भी असंख्य जीव होते हैं, एक अग्नि के स्पार्कल में भी असंख्य जीव होते हैं, एक मिट्टी के छोटे से कण के अंदर भी असंख्य जीव होते हैं, इसी तरह से वायु के अंदर भी असंख्य जीव होते हैं। और वनस्पति में तो आप ये सोचिए कि जिसको हम रूट वेजिटेबल्स कहते हैं, तो उसमें तो एक बॉडी के अंदर अनंत जीव होते हैं। तो ये एक मूली, एक गाजर के बराबर भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है, एक पानी के ड्रॉप के बराबर भी वर्ल्ड पॉपुलेशन नहीं है। वो तो असंख्य मीन्स इन्यूमरेबल, अनकाउंटेबल है। ठीक है नंबर। वंदामी नमस्कार। अच्छा। ये समझ जी, ये असंगी पंचेंद्रिय में तिर्यंच का कोई उदाहरण है क्या? पंचेंद्रिय में तिर्यंच का उदाहरण मतलब? असंगी पंचेंद्रिय में। ओ असंगी पंचेंद्रिय में देखिए कहा जाता है कि हाथी भी जो है पूरा आपको दिखेगा हाथी,
जैसे संघीय हाथी होता है, परंतु समूर्छिम ऐसा पूरा हाथी भी दिख सकता है आपको। मनुष्य जो समूर्छिम होते हैं वो तो बहुत ही छोटे होते हैं, जन्म स्वरूप में होते हैं और उनका वो अपर्याप्त अवस्था में उनकी डेथ हो जाती है, किंतु जो समूर्छिम पशु होते हैं ये पूरे विकसित भी होते हैं और दिखाई भी देते हैं। परंतु अब हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम तो जिस समय उनका बर्थ हुआ उस समय वहां नहीं थे, तो ये समूर्छिम है या ये गर्भज है ये डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल है। बट केवल ज्ञानी इस बात को जान देख सकते हैं कि बहुत सारे समूर्छिम जो है मनुष्य ये पशु भी होते हैं। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि ढाई द्वीप के बाहर जो द्वीप हैं उनमें तिर्यंच असंगी पंचेंद्रिय होते हैं, बताते हैं ऐसा। हाँ, तो वो चलो ढाई द्वीप के बाहर हो, ये हो सकता है ढाई द्वीप के बाहर हो, और भीतर भी अगर है तो ये तो शास्त्रों में इस तरह से स्पष्ट उल्लेख तो नहीं करते कि कहाँ पर है, बट हाँ ठीक है, अपन बाहर वाले तो मानी करके चले ही सही कि वो समूर्छिम हो सकते हैं, और भीतर वाले तो उसमें भी कंडीशन बन सकती है। मुझे कभी कभी यूँ लगता है जैसे स्टेम सेल से वो भेड़ों को डेवलप किया गया है ना, उसको उसका नाम एनक ऐसा करके कोई भेड़ शिप का नाम दिया गया था। तो बॉडी के किसी पार्ट को लेकर के उसी को डेवलप करके अनेक भेड़ें बना दी जाती है या अनेक इस तरह के जीव उत्पन्न कर दिए जाते हैं। अब उनको क्या माना जाए, वो समूर्छिम कैटेगरी के ही होने चाहिए। उनके पास इस तरह से माइंड विकसित नहीं होगा जिस तरह से एक गर्भज प्राणी का होता है। रमणी जी, मंगल पाठ। यस, तो मेडिटेशन का अगर प्रयोग करना चाहे तो मैंने मेडिटेशन रखा है, और मंगल पाठ सुनना चाहे तो सुना देते हैं, क्योंकि प्रतिक्रमण का टाइम थोड़ा जल्दी आ जाता है। मेडिटेशन करते हैं समनी जी। ओके, तो जिनको मंगल पाठ सुनना है और लीव करना तो कर सकते हैं, बाकी मैं मेडिटेशन शुरू करूंगी तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। परसेप्शन ऑफ बॉडी किस तरह से करना है इंग्लिश में है और अच्छी से उसको रिकॉर्ड किया गया है। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ति शरणं प्रवच्चामि सिद्धि शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं Mandami. वृंदावन